कल आपको उसकी कुछ फिलॉसफी समझाने की कोशिश की थी, है ना, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। आज हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो बेसिक फीचर्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग थोड़ी सी बात, कल प्योर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लक्षण। मैंने आपको 2 प्रश्न बताए थे, सदाबहार प्रश्न जो हमेशा तैयार रहना चाहिए। एमपीपीएससी वाले का तो फेवरेट है, एक तो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और एक भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो पूछ ही लेता है। इन दोनों में से एक तो हर साल पूछता है, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो फिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको कम से कम 25 प्रश्न ऐसे बता सकता हूं जो हमेशा आते हैं। 25 प्रश्नों को आप कर लोगे तो आपकी 50% तो तैयारी हो जाती है। केवल 25 क्वेश्चंस जो हमेशा पूछते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसके पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वही पूछता ही है, किसी भी हालत में पूछता है। उनमें से ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। लिखो, क्या होता है कि हम लोग जैसे इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 26, 27वां साल चल रहा है। अब वो हम लोगों के लिए तो कोई सा भी कठिन प्रश्न भी सामान्य प्रश्न है, क्योंकि इतने साल हो गए तो इतने सारे प्रश्न पढ़ा चुके हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं, सिलेबस इतनी बार करवा चुके हैं। एक साल में अगर 2-2 बैच को एक बार भी करवाया, एक बार रिवीजन कराया, तो यानी 50 बार से भी रिवीजन हो गया। तो अब कोई प्रश्न बहुत अछूता नहीं है, हमको कोई चौंकाता नहीं है, कोई भी प्रश्न चौंकाता नहीं है कि ये कौन सा है, ये कहां से आ गया, ये बिल्कुल नया है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कभी नहीं लगता। लेकिन एमपीपीएससी वाले के लिए हर साल नए ग्रेजुएट्स आते रहते हैं। नए ग्रेजुएट्स आते हैं तो 21 साल से 25-30 साल के जो लोग हैं, 25 साल 26 साल तक के, ऐसे काफी बड़ी संख्या होती है। 60% लोग वही होते हैं जो 21 से 26 के बीच के होते हैं। 60% प्रीलिम्स भी वही निकालते हैं। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी रिबेट देता है, थोड़ी छूट देता है कि अगर मैं जनरल कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो बच्चे कुछ तो लिखेंगे, ऐसा ना हो कि लो स्कोर गेम हो जाए, बहुत ही लो स्कोर चला जाए। तो दया करके कुछ सामान्य प्रश्न, बिल्कुल ही सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछता है और उसमें फिर ये प्रश्न आते हैं। तो इसलिए वो प्रश्न आते हैं। हमको लगता है कि ये भी कोई प्रश्न पूछने की बात है, मतलब क्या, मतलब तुम 25 साल पहले भी यही पूछते थे, आज भी यही पूछते हो। लेकिन वो हमारे लिए 25 साल पुराना प्रश्न है या इतने साल से रिपीट होने वाला प्रश्न है। एक नए बच्चे के लिए तो वो भी एक चुनौती है। मेरी क्लास में कोई भी आता है तो मैं सबसे पहले उससे, जो खास करके ओवर कॉन्फिडेंट लोगों, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर हम फोड़ देंगे और सब कुछ कर लेंगे और हमको बहुत कुछ आता है और बस आप तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, बाकी तो हम सब फोड़ देंगे, इस टाइप की जो लैंग्वेज यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एक काम करो, तुम नेशनल एंथम पे 10 लाइन लिख के बताओ। हर साल मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। 10% बच्चे भी नहीं लिख पाते। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान पे 10 लाइन लिख के बताओ। बहुत फेमस है, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सब है, तो नहीं लिख पाते। 10% बच्चे लिख पाते हैं, बाकी 40% बच्चे उसको लंबा चौड़ा करते हैं, फालतू बातें लिखते हैं, उन्हीं बातों को लंबा चौड़ा लिखते हैं जो सिंपल सी बात है। ये तो एक पॉइंट हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान, जनगण मन, बस एक ही पॉइंट हुआ ना, तो ये तो एक लाइन हुई। अगर 100 शब्दों में पूछा गया और 10 नंबर का है तो आप तो 3 नंबर लाने लायक भी नहीं हो। जैसे हमको आता नहीं है कुछ भी, हम नहीं लिख सकते, साधारण प्रश्नों के उत्तर भी नहीं लिख सकते। और खास करके साधारण प्रश्न जब होता है तब स्टूडेंट के ऊपर जिम्मेदारी बहुत हो जाती है, उसको असाधारण उत्तर लिखना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखना होता है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर चाहिए। ऑर्डिनरी क्वेश्चन का अगर आपने ऑर्डिनरी आंसर लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सभी लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी है। तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा, उसको छोड़ेगा तो कोई है नहीं। तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपकी कॉपी डिफरेंट कैसे बनेगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर जाना चाहिए आपका। तो जब भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखने के लिए बोलेगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर जाना चाहिए आपका आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ऐसा लगे कि ये
कुछ आग उगल रहा है। आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने पैदा हो रहा है, ये उग रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है इंडिया में, तो कागज में दिखनी चाहिए। आपके जो 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, उनमें ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया सिक्योर हो रहा है, इंडिया प्रॉस्पर हो रहा है, इंडिया में फ्रेटर्निटी आ रही है, इंडिया मजबूत हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, ये दिखना चाहिए उसमें। और उसको पढ़ते समय में महसूस होना चाहिए कि ये जो लिखा गया है और ये जो चीजें बताई गई है, ये अगर इंडिया में हो जाए और अगर कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों को करने में कामयाब हो जाए तो फिर तो जमाना ही बदल जाए, फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो वो चीजें कैसे आएंगी? तो एक रटा रटाया आंसर होता है कि सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, ना तो लचीला है, ना वो रिजिड है और ना ही वो वैसा है, और गिनी चुनी वही चीज। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ऐसी चीजें लिखे। लेकिन यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूएफ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बजाय आप ये लिखे हैं कि 1950 में जब संविधान अपनाया गया तब यह तय किया गया कि भारत एक रूढ़िवादी देश था, भारत एक जातिवादी देश था, भारत एक लिंग विरोधी देश था। और 1950 में किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी रंग का व्यक्ति, महिला और पुरुष, जो भी उस समय 21 साल के थे, सभी सरकार चुनने में भाग लेते थे बराबर तरीके से। और एक व्यक्ति का एक ही वोट होता था, चाहे वो करोड़पति व्यक्ति हो, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी हो। फिर आप लिखो एडल्ट फ्रेंचाइज, फिर लिखो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसी को कहते हैं। आया समझा? तो उत्तर देने का तरीका समझ में आया, हिल गया वो, उसके खुद के भी कंसेप्ट क्लियर हो गए कि संविधान मतलब ये था। संविधान ने बिल्कुल बदल के रख दिया था ढांचा। अमेरिका में जब संविधान आया और जब इस तरह के अधिकार मिले तो काले लोग, जो कई बार आप देखते हो कि कुछ जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, किसी फंक्शन में जब घर के लोग जाते हैं तो जो मजदूर हैं वो थोड़ी फंक्शन में जाते हैं, वो तो घर पे सफाई करते रहते हैं। आपने जो बिखेरा खड़ा कर दिया है उसको संभाल रहे होते हैं और आप तो तैयार होकर फंक्शन में चले जाते हैं। लेकिन आपके घर पे काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो क्या करता है? आपने जो कपड़े फेंके, आपने जो चीजें फेंकी, उन सबको संभालेगा, ठीक करेगा। आप आओगे तब तक वो ठीक करेगा, और आप पार्टी में से होकर क्या होगे? यही होता है ना, काम करने वाला व्यक्ति तो यही करता है। आप जब आईएएस बन जाओगे तो नौकर क्या करेंगे आपके? कलेक्टर रहोगे, और पति पत्नी दोनों जब किसी फंक्शन में जाएंगे तो 20 नौकर हैं घर पे, वो क्या कर रहे होंगे? आप जो भी बखेड़ा खड़ा करोगे उसको ठीक करेंगे, वो थोड़ी फंक्शन में जाएंगे आपके साथ। लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक साथ जाते हैं। आया समझ? एक तरह से चुनाव में वोट देने के लिए आपको छुट्टी देनी पड़ती है उस दिन, आपके नौकर को। आपके घर का जो काम करता है, जो आपके घर पे जो भी काम करता है, घर के काम करता है, उसको भी चुनाव में वोट देने की उस दिन आपको एक तरह से छुट्टी देनी पड़ती है। और वो बोलता है कि मुझे वोट डालने जाना, और आप कहोगे मुझे भी वोट डालने जाना। उस दिन आप और सब बराबर, नहीं तो बाकी दिनों में आपकी पार्टी होती है और उसकी नहीं होती, उसकी नहीं होती। लेकिन उस दिन सब बराबर होते हैं। वो भी बोलता है कि आप कहां गए थे साहब, आपका कौन सा वो था मतदान केंद्र, क्योंकि दोनों ने एक ही तरीके से दिया। आपकी शाही बताओ, क्योंकि मेरे ये शाही लगी हुई है। आपकी इंक है कि नहीं है? आपने वोट दिया तो शाही लगी होगी आपकी। आपने किसको दिया? मैंने तो बीजेपी को दिया, मैंने तो कांग्रेस को दिया। आपने किसको दिया? ऐसे ऐसे बात करेगा। उसके बाद बात करने को है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज,
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भेदभाव नहीं करता। तो इस लैंग्वेज में जब आप समझते हो ना उस चीज को, तब समझ में आती है। 1950 से पहले उसकी कोई वक़्त नहीं थी, अचानक से रातों रात उसका स्टेटस चेंज हो गया और पूरी दुनिया के लोगों ने उस समय में हंसी उड़ाई कि नेहरू और अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद और भारत की संविधान सभा क्या पागलपन करने जा रही है। यूनिवर्सल, दुनिया के कई देशों में उस समय में यूनिवर्सल नहीं था। यूनिवर्सल का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो 21 साल का है, चाहे उसमें अकल है चाहे नहीं है, वो लिटरेट है इलिटरेट है, वो काला है गोरा है महिला है पुरुष है, कुछ भी है, आपको तो उसको अधिकार देना है, बात खत्म। नहीं वो अपना वोट खराब कर देगा, उसको देना नहीं आता, उसमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, वो तो पानी भी ठीक से नहीं पीता, वो तो खाना भी खाता है तो गिरा देता है कपड़ों पे, वोट कैसे देगा? नहीं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। वो उसका अधिकार है और वो उसको यूज करेगा, वो उसका पावर है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी उसकी। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल। बहुत पावरफुल है वो, बहुत पावरफुल वर्ड है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। और उसने पूरी दुनिया की निगाह में भारत की छवि बदल के रख दी थी 1951-52 में, कि इंडिया ने सफल करके बताया। जो आदमी झोपड़ी में था उसको ले जाके कागज दिया, पर्ची दिया, बाबा आपका वोट है, उस तारीख को आपको सरकार चुनी। सरकार कौन सी सरकार? हमने तो कभी नहीं चुनी सरकार, और हमारे बाप दादाओं ने नहीं चुनी, और मैं 60 साल का हो गया, मैंने कभी वोट नहीं दिया। और ये वोट होता क्या है? देश के एक एक व्यक्ति को पहली बार वोट के बारे में बताना, अनपढ़ आदमी को वोट के बारे में बताना, जिसने कभी वोट नहीं दिया उसको बताना कि तुम सरकार चुनोगे और वो सरकार फिर तुम्हारे लिए काम करेगी, तो तुम ऐसी चुनना कि जो तुम्हारे लिए काम करेगा। उसका दिमाग चलना उस दिशा में, पहली बार, उससे पहले कभी नहीं पूछा गया। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक 21 साल से बड़े व्यक्ति को, इसलिए अगर आप भारतीय संविधान की विशेषता लिख रहे हो और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लिख रहे हो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लिख रहे हो और आपके शब्दों में जान नहीं है, आप जिन लाइनों को लिख रहे हो उनमें से एकदम ऐसे विस्फोट नहीं होता, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको लिखने का। उसमें ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले का अगर वो रूढ़िवादी आदमी है तो उसका सिर फट जाए, सर पकड़ ले वो कि क्या कर दिया था उस समय में और ये क्यों कर दिया था। और जो आदमी लोकतंत्र को पसंद करता है वो खिलखिला के हंस पड़े, गुदगुदी हो जाए उसको। कमाल है, मतलब कमाल है। क्या तो नेहरू, क्या अंबेडकर, और क्या राजेंद्र प्रसाद, और क्या वल्लभ भाई पटेल, और किन किन लोगों की तस्वीरें एकदम से आंखों के सामने गुजर जाए। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में भगत सिंह का फांसी पर झूलना कामयाब हो गया, इतने लोगों का जेल जाना कामयाब हो गया, और अंग्रेजों ने जितना सताया और भारतीयों को जितना उकसाया विरोध करने के लिए, वो भी कामयाब हो गया। अंग्रेज नहीं सताते तो अन्याय और अत्याचार भी उसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने एक किया। हमारे घर में यदि एक ही व्यक्ति अत्याचार करता तो घर के सारे लोग एक हो जाते और फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, मीटिंग कर। तो एक करने की जिम्मेदारी किसकी? यूनिटी कहां से आएगी? अगर वो अत्याचार नहीं करता तो नहीं होता, तो ये भी एक वो होता। कितने टुकड़ों में मिला है मताधिकार। पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1919 में मिला। कहानी घूम जाएगी पूरी की पूरी। अगर ये सब नहीं घूमता और आप अब ऐसे शब्द नहीं पिरो पाते और ऐसे लाइन नहीं लिख पाते तो ऑर्डिनरी आंसर है। तो ऑर्डिनरी आंसर में तो 10 में से 3 या 4 जो नंबर मिलने वो मिल जाएंगे आपको, बात खत्म। आपने कोई एहसान थोड़ी कर दिया। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो बराबर होने का सोच भी नहीं सकते थे, वोट देने का बारे में या सरकार चुनने के बारे में तो कोई कल्पना ही नहीं थी। 26 जनवरी 1950 ने सब कुछ बदल के रख दिया। वो अपना भाग्य चुन रहा था, अपना भविष्य चुन रहा था। उसकी जितनी भी बुद्धि थी उस बुद्धि को लगा करके चुन रहा था। 1% थी तो 1% लगाकर चुन रहा था। 0 तो हो नहीं सकती। एकदम पागल होगा तो वो तो जाएगा ही नहीं ना मतदान केंद्र तक। मतदान केंद्र तक गया इसका मतलब कुछ बुद्धि तो है, कुछ प्रतिशत तो है। किसी में ज्यादा 90% बुद्धि हो सकती है,
हालांकि ये कोई सापेक्षता के सिद्धांत पे है तो वो तो 90 और 1% कुछ होता नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा हो सकती है, शिक्षा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी वो चयन निर्वाचित करता था और वो आज तक चला आ रहा है। और 1988 में 61वें संविधान संशोधन में वो बदल गया। 61st अमेंडमेंट में 1988 में वो 18 ईयर हो गया। ये और रिवॉल्यूशन था कि अब तो 18 साल का व्यक्ति इतना समझदार हो सकता है कि वो अपना भविष्य चुनना जानता है। 21 साल तक इंतजार करने की क्या जरूरत है। तो राजीव गांधी का प्रयास था ये कि युवाओं का देश होना चाहिए, युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए सरकार को चुनने में, और उसके लिए हम 18 साल करते हैं। बहुत भारी बहुमत से पास हुआ था संविधान संशोधन विधेयक, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1988। कमाल की चीज थी। 18 साल हो गए और ज्यादा लोग हो गए वोट देने वाले। पहले 21 साल वाले देते थे, अब 18 साल वाले देने लगे। ये एक पैराग्राफ होगा, 3 या 4 लाइनें होगी। अब उन 3 या 4 लाइनों में आप कैसे जादू पिरोएंगे तो संविधान की विशेषता दिखेगी। ये सीखना पड़ेगा आपको। और जो ऐसी कलाकारी कर जाते हैं वो बन जाता है, वो बन जाते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण लिखते हैं, फिर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो मुख्यमंत्री के भाषण लिखते हैं, आईएएस बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण लिखते हैं। तो फिर आप टीवी पे उनको सुन करके वाह वाह करते हो। बात समझ में आई ना। वो थोड़ी लिखते, उनको कुछ नहीं आता, बोंदू है वो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, ये लिखता है सब। उनको खुद का नहीं पता कुछ, वो लिखता है रात भर, फिर उसको बैठ के वो रटते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले से भाषण देना हो, कहीं से भी देना हो, उसमें कई जगह पर ये भी लिखा रहता है हाथ कहाँ उठाना है, बहुत तेज आवाज कहाँ बोल निकालनी, ये सब भी लिखा रहता है। किसको जोर से बोलना है, किस शब्द पर जोर देना है, ये तक लिखा रहता है, वो बताता है। हम तो ऐसे व्यक्तियों के घरों पे रुके, जैसे कि कोई भाषण लिख रहा है प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का, तो सौभाग्य हमारा ये रहा कि हम उसके घर पे खाना खाने गए या उसके यहीं रात रुकना था हमको, और वो बिजी था। तो बहुत सारे रफ कागज जो है वो इधर उधर फेंकता जाता था। सोफे पे बैठा है, लिख रहा है, फिर इधर फेंक दिया तो हम पढ़ते थे। हमने कहा अच्छा ये लिखा है, फिर वो बोलता नहीं ये नहीं चलेगा, फिर दूसरा कागज लिखता है, फिर वो देखते थे। फाइनल ड्राफ्ट रात को 12-1 बजे तक बनाता था, फिर वो वहां पहुंचाता था। तो पहले ही पता था प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, 2 दिन बाद क्या बोलेगा, 3 दिन के बाद क्या बोले। तो हम लोगों को तो पता है कि वो कैसे लिखता है, यहाँ मुख्यमंत्री क्या बोलता है वो पता चलता है। यही लोग लिखते हैं, यही योजनाओं के नाम डालते हैं। यही भोपाल से डले हैं अधिकांश योजनाओं के नाम। भोपाल की विशेषता है, हमारे गायत्री परिवार में भी, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम जो गायत्री शक्तिपीठ भोपाल से चला वो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का कार्यक्रम बन गया, पूरी दुनिया में चलता है। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बात पहली बार भोपाल से चली, और भोपाल में उसके एक्सपेरिमेंट हुए इसी गायत्री शक्तिपीठ पे, और फिर वो पूरे इंडिया की हो गई। शांति कुंज ने, केंद्र ने उसको अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश की ढेरों योजना है जो मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट ने किसी एक जिले में चलाई थी, बाद में वो मुख्यमंत्री को पसंद आई तो उसने पूरे मध्य प्रदेश में चलाई, और बाद में प्रधानमंत्री को पसंद आई तो उसने पूरे देश में लागू कर दिया। ऐसी ढेरों चीजें। मध्य प्रदेश इस मामले में पैदावार अच्छी है, उसकी उत्पादकता अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है विचारों की। और जिन भी आप इनको ब्यूरोक्रेट्स को ये क्रेडिट जाता है, वो सारे थिंकर हैं, पढ़ते हैं। वो आज भी 8-10 घंटा पढ़ाई में लगे रहते हैं, ऑफिस में भी पढ़ते रहते हैं। उनको काम ही पढ़ने का ही दिया हुआ है, कानून के भी ज्ञाता हैं और दूसरी चीजें भी पढ़ते रहते हैं। तो आप सफल ब्यूरोक्रेट भी तभी बनते हैं जब आप इस तरह से अच्छी लाइनें लिखना जानते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में रहा हूं, बल्कि उनके स्टडी लाइफ से जब वो बन रहे थे और तैयारी कर रहे थे तब भी मैं उनके साथ था। तो मेरे पास उनके ओरिजिनल नोट्स भी मेरे पास ही रखे हैं। जैसे उनका ट्रांसफर हुआ और बन गए, और किताबें सारी मेरे पास ही रह गई, क्योंकि हम लोग सब साथ में पढ़ते थे। तो मेरा सौभाग्य है ऐसे लोगों के साथ रहने का। और मैंने वो किताबें, उनके ओरिजिनल नोट्स जिससे वो बने थे, तो मुझे पता है कि वो क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे। सीमाएं तोड़ करके लिखते थे, आकर्षक बनाते थे, चीजों को आकर्षक बनाते थे।
टेक लाइन। अभी कपिल शर्मा और दूसरे लोगों की कॉमेडी में क्या अंतर है? कपिल शर्मा में के जो कॉमेडी होती है उसमें एकदम लोगों को गुदगुदाने की, हंसाने की क्षमता ज्यादा होती है उसकी लाइनों। आम आदमी का जो हम जो सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं और वो जो बात करते हैं हम लोग कि वो पंच लाइन जो होती है वो उसके उसमें ज्यादा होती है, और बहुत आम लोगों के बीच में से उठा करके उनको प्रभावित करने की क्षमता है उसमें। दूसरे जो हास्य कलाकार हैं वो एक क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अतिरिक्त प्रयास करते हैं। उस अतिरिक्त प्रयास में वो पीछे रह जाते हैं, जबकि वो सहज है, हैबिचुअल है। और वो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, तो आम आदमी ऐसी बात करने से हिचकिचाता है और वो एकदम से बोल जाता है तो हमको हंसी आ जाती है, यार ये भी कोई बात बोलने की है, ऐसी बात तुम बात कर रहे हो। पर वो उससे करोड़पति हो गया ऐसी बात बोल बोल के, सामान्य बातें बोल बोल के। तो जैसे वो एक विज्ञापन आता था घड़ी डिटर्जेंट का या किसका कि धोया भिगोया और हो गया, है ना, एक आता था ना, उसमें टेक लाइन थी। या पेप्सी का था ये दिल मांगे मोर, ठीक है ना। तो वो लिखते समय मेरा जो फ्रेंड था जो आईएएस हुआ था उस समय में वो ऐसी बातें लिख देता है। फंडामेंटल राइट्स में तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये दिल मांगे मोर तो फिर ऐसा लगता था ये ऐसे लिखेंगे क्या, मतलब। पर ये स्टाइल था, वो खींच लेता था, ध्यान खींच लेता, एकदम से खींच लेता, और उसके मार्क्स भी ज्यादा आते थे, और वो बन भी गया, और हम यहाँ संकोच करते ही रह गए। तो कपिल शर्मा के साथ वाले तो सब लोकल कॉमेडियन रह गए, स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, यूट्यूब पे चैनल बना के बेचारे जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ कमाते हैं, और वो जो है वो बंगले पे बंगले खरीदता है, और पता नहीं, हम पढ़ते हैं ना उसकी नेटवर्थ इतनी है, फलाना है। वो कई सारे हीरो और जो फिल्मों के जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनसे भी आगे निकल गए, और कई लोगों को टाइम भी नहीं देता अपने शो पे, देखा ना उसकी झांकी, तो वहां पहुंच गया। तो आपकी अप्रोच आपको बनाती है, अप्रोच कैसी है लिखने की, तो इम्प्रेसिव बनाइए उसको, आकर्षक बनाइए, नंबर लेने वाली बनाइए, सामने वाले मन को पिघला दे ऐसा लिखना आप कहोगे कि नहीं, आपको ऐसा लगता है कि वहां बहुत मतलब लोगों की जरूरत है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, और कैसे भी करके एक पैराग्राफ लिख दो, एक पेज भर दो, मतलब आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपकी, बहुत भयंकर कंपटीशन है, बहुत लोग आए हुए हैं, एक से एक धुरंधर है, किताबें रट के चाट के आए हुए, रटे हुए बहुत ढेरों लोग हैं। आपको क्या लगता है आप जोरदार लिख दोगे, या आप मतलब बिल्कुल कॉपी मार दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे? तो बहुत सारे लोग कर देंगे कॉपी पेस्ट, मार्क्स ऐसे नहीं मिलते, डिफरेंट बनाना पड़ती है कॉपी को। ऑर्डिनरी क्वेश्चन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर, जितना ऑर्डिनरी क्वेश्चन है उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको तो सभी लोग करेंगे ना। आया समझ? और ये कोई मैं आपको उलझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि इससे आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा। ये सफलता का लक्षण है, ये सफल होते हैं लोग, सफल होते हैं। हमने थोड़ा बहुत सीखा, उसी से हम सक्सेस हो गए। हम तो उनके बराबर नहीं कर पाए जिनका हम लोग देखते थे कॉपी करने का, लेकिन पूरा कॉपी नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत करते थे, उसी से बन जाते थे हम लोग, और नौकरी मिल जाती थी। थोड़ा करते थे, किसी का 25% कॉपी करते थे, किसी का 50% तक, 100% तो कॉपी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो सुबह में अलग तरीके से लिखता था, शाम को फिर नया आंसर लिख देता था, उसके अंदर तो क्रिएटिविटी थी। हम तो सुबह वाला कॉपी करके बैठे रहते थे कि हम धुरंधर हो गए, क्योंकि हमने उसका कॉपी कर लिया। शाम को देखा तो उसने तो फिर नया आइडिया लगा लिया, फिर नया लगा लेता था, क्योंकि वो तो खुद ही लगाता है ना, खुद बनाता है, खुद बनाता है, तो हर बार नया आंसर होता है उसका। तो हमको लगता है कि ये फाइनल था, नहीं, शाम वाला देखा तो लगा कि तो उसका दुगना जबरदस्त है, हमें तो ये कॉपी करना चाहिए था। लेकिन अब कब तक कॉपी करते रहेंगे उसको, वो तो बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि वो पढ़ता है। ऐसे लोग पढ़ते हैं। और अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे सीनियर, जूनियर हैं वो, लेकिन उनसे सलाह लेते रहते हैं। अभी यही है वो लोग, मेरे जो साथी हैं वो पॉलिसी मेकर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं,
और सारा काम धाम वो अकेले, ऐसा लगता है जैसे पूरा बोझ ही उन्हीं 4, 5, 6, 7 लोगों के ऊपर ही वही करते हैं। उनके भी सीनियर है, ढेरों सीनियर है, और उनसे भी ज्यादा अच्छी रैंक लेके आने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो सब भी उन्हीं से पूछते हैं। मुझे बताते हैं, बोले यार ये तुम्हारा दोस्त क्या है, ये क्या मतलब इतनी हेकड़ी, इतना ये वो, और इतनी चलती है। हमने कहा चलती है, नॉलेज है उनको, उसमें क्या है। बोलेंगे हम सीनियर हैं, हम फलाने हैं, तो मैंने कहा आप कर लो, आप कर लो उनकी जगह पे। बोले नहीं, पर अब इतना तो नहीं पढ़ सकते यार, मतलब क्या जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे क्या, मतलब मैं तो 8 बजे खेलने जाता हूँ, 9 बजे फिर घूमने जाता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ। वो 8 बजे पढ़ने बैठता है, 1 बजे तक पढ़ता रहता। 25 साल हो गए नौकरी लगे हुए, यही शेड्यूल है। सुबह जल्दी उठ करके फिर पढ़ता है, नोट्स बनाता। अब किसके लिए कर रहा है वो? सरकार के लिए कर, लोगों के लिए कर रहा है। और इसीलिए उसको काम दिया जाता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको याद किया जाता है, वो आते ही सॉल्व कर। सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं सर, इसको योग करें, ऐसे करें। लोगों को लगता है कि मतलब इतनी देर से 1 घंटे से 2 घंटे से हम पागल ही थे, मतलब ये IITN है, ये फलाना है, ये यूं है, ये यूं है, ये 4th रैंकर है, ये 2nd रैंकर है, ये, और एक ये आया और 2 मिनट में सॉल्व कर दिया इसको, सब कुछ ही ठीक हो गया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर वो जो लैंग्वेज जाती है वहां CM के पास या मिनिस्टर के पास या कहीं, तो फिर वो तुरंत बोल देते हैं ये उसने किया होगा ना। मतलब तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। उसने किया होगा ना, ये उसकी लैंग्वेज लग रही है। बोले जी सर ये उन्हीं ने किया। तो तुम लोग पास में बैठा करो, सीखा करो कुछ। उसको लगता है हम इतने सीनियर हैं, ये हैं, हम उसके पास बैठे हैं, जूनियर के पास बैठे हैं, मतलब उससे सीखें। तो मैं आप बात के फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए भी बता रहा हूँ, अभी से अपनी औकात बढ़ाइए, अभी से अपनी हैसियत बढ़ाइए, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, जिंदगी भर हैसियत भी ऊंची रहेगी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। पूरी जिंदगी सफल बनाने की बात कर रहा हूँ, बनते भी उसी से हैं। मन को बहलाने के लिए आप चाहे जो कर लो, लेकिन बात तो सही वाली यही है जो मैं कह रहा हूँ। और खुलेआम ये तो YouTube पे भी जाएगा, और जो पछताते हैं वो भी देख रहे हैं, और जो अपने आप के अंदर, मैं तो चाहता हूं कि दोनों ही तरह के लोग सुने, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं वो भी सुने और जिनकी नहीं कर रहा हूं वो भी सुने। उसमें क्या दिक्कत है, सच्चाई है। ये तो YouTube पे डालता हूं ना मैं, तो दोनों तरह के लोग सुने, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि यही है, वो गिने चुने उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं, सेंटर के पास भी और स्टेट्स के पास भी लोग ही नहीं है। तो फिर इतने सारे लोग सिविल सर्विसेज क्रॉस करते हैं, फर्जी है, भर्ती है ऐसे ही फालतू, क्योंकि सबको लेना तो सीट तो भरनी पड़ेगी ना। पर क्वालिटी वाले कुछ एक लोग होते हैं वो टॉप कर जाते हैं। MPPSC में भी वही टॉप करते हैं, UPSC में भी वही टॉप करते हैं, क्योंकि वो नंबर खींचना जानते हैं और वही आकर्षण का केंद्र होते हैं मुख्यमंत्री के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी। काम दिखता है, चुपचाप नहीं होता, काम दिखता है। ऐसा व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी 10 आंखें होती है, 10 हाथ होते हैं, जिसे दशावतार कहते हैं ना, वो उसमें दिखाई पड़ता है दशावतार। एक व्यक्ति के 10 अवतार हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब काम करता है तो कई तरह के काम कर रहा होता है, सामने वाले से बात भी कर रहा होता है, लैंडलाइन फोन भी पकड़ रहा होता है, मोबाइल भी चल रहा होता है। आप देख सकते हो ऐसे लोगों को कि गेट के बाहर जो खड़ा है उसके लिए भी इशारा, बाहर वाले उसको वो खड़ा है, उसको दिखा देता है बीच बीच में। हाँ तुम क्या कह रहे थे? अच्छा नहीं वो नहीं होगा, हाँ मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन एक काम करो उसमें ये लगाओ, ये वाला नहीं होना चाहिए, इधर ये कर रहा होता है, इधर ये कर रहा होता है। दशावतार, 10 तरह की 10 दिशाओं में दिमाग चल रहा होता है, कोई सरदर्द नहीं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, 8 बजे तक उतना ही फ्रेश, 8 बजे भी 10 आदमी की नौकरी खा गया वो आदमी। और क्वालिटी एकदम, एक आदमी जो सिंगल काम कर रहा है वो भी उस क्वालिटी पे नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता, एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर। और हम मरे जाते हैं कि ये याद नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट्स ठीक से नहीं हो रहे, DPSP के आर्टिकल याद नहीं हो रहे, अभी हम इसी में मरे जा रहे हैं।
और ऐसे व्यक्ति जब कंपटीशन में आ जाएंगे फिर आपको क्यों लेंगे, आपको क्यों लेंगे? वहां उनके पास है ना आदमी ऐसे, तो उनका सिलेक्शन होगा ना, उनका सिलेक्शन होगा। ये चीज जो सुन रहे होंगे ना, जो वहां उन ऑफिसेज में काम करते हैं, ये चीज जब सुनेंगे तो उनको नाम याद आ जाएंगे। ये वाली बात कौन से सर के लिए बोल रहे हैं, ये बात किन सर के लिए बोल रहे हैं, नाम याद आ जाएंगे उनको क्योंकि ऐसा होता है वहां के जो कर्मचारी हैं वो इतने इंप्रेस रहते हैं कि उसकी बात को टाल ही नहीं पाते। किसी सबऑर्डिनेट का या किसी क्लर्क का नाम अजय है तो अजय इधर आना, ये काम कर। जी सर मैं अभी कर क्लास। और जो निकम्मा होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, जिसका संकल्प नहीं है, जिसके खुद के अकल के ठिकाने नहीं है, उसको बोला अजय ये करना। सर ये कर तो दिया था, कितनी बार करूंगा मैं, और आपको अब और क्या चाहिए? ऐसी बहस सुनने को मिलेगी। और वहां वो हर किसी को बोलता भी नहीं, हर किसी को नहीं बोलता। वो जहां प्रॉब्लम होती है उसी को बोलता है, और वही बात बोलता है जो टू द पॉइंट वाली बात। इसीलिए टू द पॉइंट लिखने की अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी भी टू द पॉइंट हो जाती। जिंदगी में फालतू चीजें बचती ही नहीं है कुछ, तो अनावश्यक विवाद भी पैदा नहीं होता, पत्नी से झगड़ा भी नहीं होता। खा रहे हैं कैसी है? नहीं अच्छी है, अच्छी है, क्योंकि खाना कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं है उसके लिए। अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी। नहीं कहा हमने तो खाई, तो ये तो कोई तो खा नहीं रहे, बच्चे नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे, उन्हें खा रहे। अच्छा ये नहीं खा रहे क्या? उसका ध्यान ऐसा। मैंने उनकी निजी जिंदगी भी देखी, डाइनिंग टेबल पे भी देखा उनको, कोई पंगा ही नहीं होता। बोला आप जबरदस्ती अच्छा बोलते रहते हो, खराब को भी अच्छा बोलते हो। अरे भाई मुझे तो अच्छी लग रही है तो मैं खा रहा हूं उसको, क्योंकि उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अगर इतना भी बोल दिया कि नहीं सुबह अच्छी थी, मतलब अभी खराब है पंगा हो गया, फालतू का झंझट हो गया। तो टू द पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए जिंदगी की टू द पॉइंट अप्रोच में सफल है आदमी। वो बोलते हैं कि वो आ रहे हैं, वो चाचा जी आ रहे हैं फलाने, हाँ तो आ जाए। फिर वो मिलने आएंगे ऑफिस, हाँ बिल्कुल ऑफिस में मिल लेंगे। नहीं सुबह में वो 10:30 आ जाए, फिर यही मिल लेंगे जो तुम कहो हमने कहा ये क्या तरीका हुआ? अरे यार तुम समझा करो बोले पंगा लेने का टाइम ही नहीं है, समझाने का टाइम ही नहीं है, काम इतना ज्यादा है कि नहीं समझा सकते, आप कर ही नहीं सकते कुछ। तो मैंने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा? बोला हाँ ऐसे ही चल रहा है, इतने साल 20 साल से चल रहा है, अभी और चलेगा बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टू द पॉइंट अप्रोच है ना, वो खाने की टेबल पे भी आ जाते। ये हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। चाचा जी ने ये काम किया था, हाँ आज फोन कर दूंगा, आज ये हो जाएगा, उसमें उनका काम हो जाएगा। तो फिर वो तो हो नहीं सकता ना, वो फलाने उनने तो कहा था। नहीं अपन प्रयास तो करें, क्या ऐसे कैसे नहीं हो सकता? वो खुद ही ऐसे बात को जमा देता है। नहीं आप तो रहने देना, आपकी कहीं वो हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी, ये वो नहीं, तुम बता देना भाई करना हो तो मैं फोन कर दूंगा। वो बात ना तो करना पड़ा ना कुछ, और बात भी रद्द हो गई बात ही खत्म हो गई, पंगा भी नहीं हुआ। नहीं तो पहली बार में कह देता है कि ये नहीं होगा, तो बोला अच्छा मतलब हमारे रिश्तेदारों के ही काम नहीं होंगे, बाकी सबके होंगे, और फिर पंगा हो जाता। आया समझ? तो जिंदगी टू द पॉइंट हो जाती है। तो टू द पॉइंट अप्रोच लिखने की कोशिश करो। अखबार पढ़ने में कितना भी बल्कि एडिटोरियल है, एकदम पॉइंट्स निकल आएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था एडल्ट फ्रेंचाइज वाला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसकी जान निकल करके आ जाती है। अखबार के आर्टिकल के एकदम जो जिस्ट है वो बाहर आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, और वही लिखने में आता है। उससे आपकी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से। आपने सेंस ऑफ ह्यूमर की बात मैंने की, या और भी तरह की बात की। आपने बचपन से क्लासेस में, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट होंगे, तमाम प्रकार के आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, आपने देखा हुआ है कि एक ऐसा मजाक का दोस्त था कि उसकी बात पे हमेशा लोग हंसते थे, क्योंकि वो बातें इस तरीके से करता था। लेकिन आप वैसी बात नहीं कर पाते हो, तो उस बात को पकड़ लो, उसकी चीजों को कलेक्ट करो, लिखो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी।
फिर एक ऐसा व्यक्ति था जो इंप्रेस कर लेता था टीचर्स को नॉलेज वाली बात करके, वैसा आप नहीं कर पाते थे तो उसकी चीजों को करो। हर आदमी की अपनी एक विशेषता होती है, सारी विशेषताएं आपके अंदर नहीं हो सकती, लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने के बाद आपको कलेक्शन करना पड़ता है इन सब चीजों को। इसलिए मैं डिफरेंट तरह के नोट्स पढ़ने के लिए कहता हूं आपको। YouTube पे इतने सारे चैनल हैं, कोई सारे बकवास नहीं है, कुछ लोग गलतियां करते होंगे तो क्रॉस चेक करो, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन गलती करता है। बाकी काम की चीज तो है, हाँ, लेकिन कोई ऐसी किताब ही पढ़ा रहा है, मतलब एक पेज खोल लिया और उसी को पढ़ रहा है, तो वो तो बहुत टाइम पास है, वो उसको करने से कोई मतलब नहीं, वो तो फालतू बात है। हाँ, एनालिसिस करके बता रहा है दिमाग से, तो वो तो एक बड़ी चीज है ना। कई लोगों को आपने देखा यूट्यूब चैनल बना लिए, कुछ पढ़ते हैं, कुछ खोल लेते हैं स्क्रीन पे और फिर उसको पढ़ते रहते हैं, तो उनके भी बहुत सारे व्यूज हैं, लाखों में मैंने देखा। तो वो तो किताब ही पढ़ रहा है बैठ के, उसकी खुद की कोई कलाकारी भी नहीं है उसमें, पूरा वही पढ़ रहा है जो लिखा हुआ है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये अच्छा काम है, अब हमको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, सुना रहा है तो कथा चल रही है वो सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो ये तो टाइम पास है, इसमें मत उलझना इस टाइप की चीजों में। लेकिन बाकी जहां कहीं एनालिसिस मिल रहा है उसको लीजिए और वहां से उसके पावर को निकाल लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। आपका लेखनी जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आदत बन जाएगी। जिंदगियां बदल गई, हमारे गुरुजी ने जो किताबें लिखी, वो किताबें पढ़ के लोगों की जिंदगियां बदल गई, पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जो रिश्वत लेते थे उन्होंने रिश्वत बंद कर दी, जो मांस खाते थे उन्होंने मांस खाना बंद कर दिया, जो केवल अपने लिए जीते थे वो लोगों के लिए जीने लगे। पूरा जिंदगी बदल के रख दी, जिंदगी बदल गई। हरिद्वार में लोगों ने पूरी अपनी जिंदगी दान दी थी, जबकि लाखों रुपया, हजारों रुपया उनकी उस जमाने में सैलरी थी, और बहुत अच्छे से पैसा कमा के और बहुत सारा मकान और सब वो भी कर सकते थे, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी पूरी समाज के लिए दे दी। किताबें पढ़ के, विचार, छोटे छोटे कोटेशन देख के, छोटे छोटे गीत सुन करके, तो विचार क्रांति, इसलिए उन्होंने नाम दिया था विचार क्रांति, थॉट रिवॉल्यूशन। और कोई रिवॉल्यूशन नहीं, थॉट रिवॉल्यूशन, विचार क्रांति। विचार क्रांति करते हैं, वो बोलते हैं हमारे जो विचार हैं ये क्रांति के बीज है और इनसे क्रांति हो जाएगी। तो क्रांति हो जाती है विचारों से। हमारा पूरा स्वतंत्रता संघर्ष जो है विचारों का संघर्ष, थॉट प्रोसेस था। अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण तैयार किया गया था और उनमें समाचार पत्र और टेम्पलेट्स और जो पढ़े लिखे लोग लेकर के आए थे, तो ये सब चीजें लेके आए थे ना। क्रांतिकारी क्या करते थे? क्रांतिकारी समाचार पत्र निकालते थे, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लीटन, याद करो 1878। क्यों कहा कि वर्नाकुलर में नहीं छापोगे, अंग्रेजी में छाप के बताओ? क्योंकि वो सेंसर नहीं कर पाते थे, वो पढ़ ही नहीं पाते थे बंगाली में, और वो छप करके लोगों के पास चला जाता था और क्रांति हो जाती थी। तो ऐसा क्या लिख देते थे भाई कि लोग हत्या करने के लिए चले जाते थे, घर परिवार छोड़ देते थे और बंदूक पकड़ लेते थे, गन हाथ में ले लेते थे, पिस्टल ले लेते थे, रात रात भर पेड़ों पे सोते थे, जंगलों में रहते थे। नक्सलवाद एक क्रांति से निकला हुआ है। समाजवाद की, मार्क्सवाद की जो खूनी क्रांति थी, पूरा चीन का साम्यवाद, चीन जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री बना। माओ से तुंग ने कहा कि न्याय और समानता जो आएगी वो बंदूक की नली से आएगी, खूनी क्रांति होगी। इसलिए लाल, रेड स्क्वायर, लाल चौक, लाल सेना, चीन की सेना को लाल सेना कहते हैं, रेड आर्मी। हर जगह पे रेड लगा हुआ है, खून वाला रेड, खून मांगता है। बराबरी लानी है तो खून देना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा, तब बराबरी आएगी। तो हर चीज में खून, तभी तो हम माओवादी बोलते हैं। नक्सलवादियों को हम क्या बोलते हैं? माओवादी बोलते हैं। तो विचार, माओवाद क्या है? एक विचार है कि खून करोगे और खून दोगे तो समानता आएगी, नहीं तो अमीर लोग जो है आनंद उठाते रहेंगे। इसलिए वो अमीरों के खिलाफ है, इसी को बोलते हैं नक्सलवाद। और वो गांधीवादी तरीका इस्तेमाल नहीं करते। अहिंसा के तरीके से अगर समानता लानी और अधिकारों को प्राप्त करना है तो इसको गांधीगिरी की बोलते हैं या गांधीवाद बोलते हैं।
अहिंसात्मक तरीके से यदि आप बात करोगे, और हिंसात्मक से करोगे तो या तो आतंकवाद हो जाएगा, या नक्सलवाद हो जाएगा, या फिर माओवाद हो जाएगा। तो ये विचार ही तो है। ये क्या है? गांधी एक विचार है, माओ एक विचार है, नक्सलवाद एक विचार है, आतंकवाद भी एक विचार से ही जन्म लेता है। तभी तो आप बोलते हो कि ब्रेन वॉश करते हैं, मदरसों में ब्रेन वॉश करते हैं उसका, तो इसका मतलब विचार है ना। कसाब को ऐसा आखिर क्या बोल दिया कि 18 साल का लड़का बंदूक लेके चल पड़ा, गन लेके चल पड़ा, और उसको मालूम था कि मैं मरने जा रहा हूं, उसके बावजूद भी। तो इसका मतलब विचार तो कुछ भी कर सकते हैं। तो विचार जब इतने भयंकर होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपको नंबर नहीं दिला सकते। तो फिर ऐसा कुछ लिखो कि जिससे नंबर मिले। नंबर नहीं मिल रहे, इसका मतलब आप ढंग से लिख नहीं रहे हो। कलम आपके हाथ में है, कागज आपके हाथ में है, 3 घंटे आपके हाथ में है, और आप नंबर नहीं ले सकते, तो आप नालायक हो ना। लायक होते तो चुन लिए जाते। एलिजिबल और नॉन एलिजिबल, वही तो नालायक बोलते हैं हिंदी में उसको हम लोग। नॉन एलिजिबल, उसको एलिजिबल मतलब लायक, योग्य, हिंदी में योग्य और उर्दू में लायक। तो लायक बनो, नालायक नहीं, योग्य बनो, अयोग्य नहीं बनना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लिखने की कला सीखनी पड़ेगी, और इंटरव्यू में बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। सामने वाले को इंप्रेस करना पड़ेगा, छोटी सी बात से इंप्रेस करना पड़ेगा, छोटी सी बात से। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूछा है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भाव आना चाहिए बोलते समय, भाव आना चाहिए। जैसे कोई किसी पे डिपेंड करता है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है, छोटा बच्चा है और मदर फादर की लड़ाई हो रही है, तो किसी एक साइड में नहीं रह सकता, क्योंकि वो निर्भर करता है। कभी माँ पे निर्भर करता है खाने के लिए, कभी पैसे के लिए और स्कूल की फीस के लिए पिता पे निर्भर करता है, तो पक्ष कैसे लेगा? आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। सर्वशक्तिमान जो होता है वो निर्णय ले सकता है कि मैं इस तरफ रहूंगा और मैं इसको सपोर्ट करूंगा। तो भारत एक नया देश था, अभी 1947 में आजाद हुआ था। इकोनॉमी कुछ, जीडीपी कुछ था नहीं, अभी उसको अपना खुद का निर्माण करना था, खुद की सेना बनानी थी, खुद को आत्मनिर्भर होना था। वो महाशक्तियों के महायुद्ध में कहाँ हिस्सा लेने लग जाएगा? और कैसे वो किसी एक हिस्से को कहेगा कि हम तुम्हारी तरफ रहेंगे? हम आज तक इस लायक नहीं हुए, इसीलिए तो हम लोग मोदी जी दोनों को सपोर्ट करते थे। ब्रिक्स में जाते हैं तो ब्रिक्स में बुराई हो रही होती है वेस्टर्न कंट्रीज की, खास करके यूरोप की और अमेरिका की, और पुतिन खुद गालियां दे रहा है, शी जिनपिंग गालियां दे रहा है, और मोदी जी बैठ करके सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोलते। और फिर एकदम से बोलते हैं कि रशिया से हम तेल खरीदते रहेंगे और चीन से तो हमारा व्यापार चल ही रहा है बहुत सारा। बस इतना सा बात करके और वहां से निकल जाते हैं। जब G20 में जाते हैं, G7 में इधर आते हैं, तो यहां जम के गाली दी जाती है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा कि चीन ये कर रहा है और रशिया ये, और इसको तो पुतिन को तो हम ये सबक सिखाएंगे। यहां मोदी जी फिर कुछ नहीं बोलते, यहां फिर बैठे रहते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं हम आपके बिना नहीं रह सकते, और अमेरिका तो हमारा अब बिल्कुल ही पारंपरिक मित्र सा बन गया है, और ऐसा है वैसा है। उस चीज को छेड़ते ही नहीं। आपके यहाँ एक रिश्तेदार होगा ना जो आपके यहाँ पे भी आता है और आपके दुश्मन के यहाँ पे भी जाता है, आपके परिवार से जिसका पंगा है उसके घर पे भी जाता है। जब उसके घर पे जाता है तब आपकी कोई बात होती है तो वो चुपचाप चाय पी के आ जाता है। आपके यहाँ होती है और आप उसकी बुराई करते हो तब भी वो कुछ नहीं बोलता, आपको लगता है रिकेश आदमी है, पर वो आता तो है और आप भी चाय पिलाते हैं और वो भी पिलाते हैं। भारत की स्थिति वैसी है। यही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेहरू का चला, नेहरू को लाख गाली दे दो, लेकिन पॉलिसी तो उन्हीं की चल रही है और उसी से आप जिंदा हैं। क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं है कि किसी की तरफ जाके बैठ जाएंगे हम तो इनकी तरफ है, इतने नहीं है, पंगा हो जाएगा, घाटा चला जाएगा। अभी आप पनप रहे हो, अभी आप उग रहे हो, अभी आप बन रहे हो। तो ये भाव आना चाहिए ना उसमें लिखते समय कि ताकतवर आदमियों का काम है किसी एक गुट में रहना,
कमजोर लोगों का काम नहीं है, जो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, जो अपने बलबूते पे अपनी एनर्जी संभाल पाते हैं, अपना व्यापार संभाल पाते हैं। तो कितने अच्छे से मैंने फॉरेन पॉलिसी बताई आपको। अभी पर अब पंगा ये हो रहा है कि अगली अध्यक्षता G20 की इंडिया को करनी है, चेयरमैनशिप हमारे पास है, तो पंगा वहां है कि इस बार कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। तो वही है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बात ही है ना कि बकरा तो कटने के लिए जाएगा, तो आप कहोगे नहीं इस बार तो खैर है, नहीं वो तो कोई न कोई तो ले जाएगा ना उसको, वो कटने के लिए। ये दिक्कत है। और जिस भी दिन होगा, अभी भी हम लोग एब्सटेन कर जाते हैं, वहां से भी एब्सटेन करेंगे। ह्यूमन राइट्स में गए, वहां पर देखो यूक्रेन के ऊपर ये कर रहा, तो हम लोग वहां से गायब हो गए, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो 4-5 बार हो गया अभी, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन कब तक एब्सटेनिंग, ये कौन सी पॉलिसी है? एब्सटेन कब तक रहोगे? बोलना तो पड़ेगा। बीच में इंदिरा गांधी का टाइम ऐसा आया था कि वो खुल करके बोलती थी, खुल करके बोलते थे, जिसको नाराज होना है हो जाए। इसलिए उसको लो महिला बोलते हैं, आयरन लेडी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि उसके डिसीजन जो होते थे वो खुल करके होते थे। उनके पिता के उस तरह के नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के डिसीजन थे वो खुल करके होते थे। जिसको नाराज होना, हमारा स्टैंड ये है और ये क्लियर है, और तुमको जो करना उछल कूद मचा नहीं करते रहो, हमारा तो ये है, दो टुक जिसको बोलते हैं। लेकिन ना नेहरू का था ना अभी है, अभी भी वैसा ही है, नेहरू जैसा सेम। बट अब इस बार आई है चेयरमैनशिप, उसमें क्या करेंगे? तो ऐसे पॉइंट्स जो है, कोई भी चीज आप लिख रहे हो तो वो ऐसा सामने वाले को एहसास कराना पड़ेगा कि ये स्थिति है, ये उसको साफ साफ दिखनी चाहिए। आप गोलमाल कर जाओगे कि G20 की बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया और उसमें ये हुआ और उसमें ये हुआ, अब G7 की बैठक में ये हुआ और वो हुआ, और ब्रिक्स में ये हुआ और वो हुआ। तो ये ब्यौरा दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई? एनालिसिस कहाँ है? ब्यौरा किसको दे रहे हो? पत्रकार थोड़ी हो आप कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। पति हैं क्या तुम्हारे? उन्होंने कहा करते रहते। भाई आप खुद अपना बताओ ना कि इन्होंने क्या कहा और उसका मीनिंग क्या है। अब बताओ, अच्छे से बताओ, उसको खुल के बताओ। नॉन अलाइनमेंट हमको थोड़ी करना है, तो सरकार का डिसीजन है। परीक्षा में तो हमको वो करना पड़ेगा ना कि क्या होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए, उत्तर का भाव समझ में आना चाहिए, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव समझ में आना चाहिए, जिस्ट। और ये होगा आप जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एनालिसिस पढ़ोगे उससे। तो मैं उत्तर लेखन की परंपरा को विकसित करने की बात कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा विकसित कीजिए, उसके बिना नहीं होगा। कॉपी तो सभी भर के आएंगे, देखिए कोई भी कॉपी खाली छोड़ के नहीं आता। 90% बच्चे गर्दन नीचे करके लास्ट तक, जब तक कि वो टीचर कॉपी, इन्विजिलेटर कॉपी नहीं छीन लेता, तब तक लिख ही रहे होते हैं। सबको छीनना पड़ती, नहीं दे दो, छोड़ दो, बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा। वो बड़ी मुश्किल से छुड़ाता है उसका, लास्ट तक लिख रहा होता है आदमी। इसका मतलब लिखते तो सभी हैं, पर क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं ये मायने रखता है। उनसे मार्क्स, फिर तो इसका मतलब उस कमरे में जितने भी लोग 90% लास्ट तक भिड़े हुए थे वो सभी कलेक्टर हो जाने चाहिए फिर तो। पर उनमें से कोई एकाध होता, कई बार उस कमरे में से कोई भी नहीं होता, कई बार पूरे सेंटर में से एक भी नहीं होता। 5 कमरे हैं तो 5 कमरों से कोई नहीं है, ऐसा भी होता है। तो फिर वो कौन होता है जो बनता है? वो जो उसको जता देता है कि इसका मीनिंग ये है, वो होता है। तो आपको जताना आना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न है, लेकिन जब विशेषताएं लिखने बैठोगे तब साधारण बात नहीं लिखना। राज्यसभा लिख रहे हो तो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व, ये लिख के देखो। हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं हम लोग लोकसभा को, लोकसभा। यूएस में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों को मिलाकर के हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, सीनेट को भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों को मिला के कांग्रेस बोलते हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर कांग्रेस बोला जाता है।
कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। तो एक सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना। हमारे यहां हम लोग ये बोल देते हैं वहां लॉर्ड सभा होती है। कहां पर? ब्रिटेन में हाउस ऑफ पीपल भी बोल देते हैं, लोकसभा भी बोल देते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं और राज्यसभा भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में तो साफ साफ लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यों की परिषद, लेकिन हिंदी में जब जाते हैं तो राज्यसभा आ जाती है। लेकिन अगर कोई ये लिख दे कि राज्यों की सभा है, यानी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा। किसकी सभा है? राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा। तो फिर क्वालिटी आ जाती है लिखने में, एकदम साफ हो जाता है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में तो साफ है काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। और लोकसभा में 550 हैं, 552 है, तो 2 तो नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन, मोदी जी ने बंद किया है उसको, लेकिन एंग्लो इंडियन अभी तक होते आए थे। और 550 में से 530 जो है वो स्टेट से होते थे, और 20 जो होते थे वो यूनियन टेरिटरीज से होते थे। तो ऐसा करके 550। तो ब्रेकअप जो आप दे रहे हो पूरा, कौन कहां से क्या कितना, ये सब तो ठीक है, ये तो आंकड़े हो गए वो, लेकिन लिखते समय में एक चीज हो सकती है कि राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा, इतने में बात बन जाती है। राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा यानी रिप्रेजेंटेटिव्स की सभा, इतने में एकदम पूरा डेफिनेशन ही क्लियर हो जाता है कि ये तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या पहले स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ? 530 तो आप ले ही रहे हो ना स्टेट से, तमाम स्टेट से ही तो ले रहे हो, यूनियन टेरिटरी से तो ले रहे हो। नहीं, वो ले रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ 250 में से 238 हमने कहां से लिए? राज्यों से लिए, और 12 कहां से लिए? राष्ट्रपति ने फिर उसको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये तो देखा जाए तो ये बहुत सामान्य बातें मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन जब आप इनमें टर्म्स लिखोगे, वर्ड्स लिखोगे, उनमें जान आएगी, उन शब्दों में जान आएगी। वो जो डिजिट्स हैं, मामूली डिजिट्स हैं, वो भारी भरकम लगेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिट, एमिनेंट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, वो जो आप लिखोगे तो लिखोगे कि इंडिया के लिए जब डिसीजन मेकिंग हो रहा है तब, और आर्टिस्ट भी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्समैन, खास करके सचिन के, वहां से एक विवाद आया था कि सचिन कौन? सचिन तो आर्टिस्ट नहीं है, राइटर भी नहीं है, वो स्कॉलर भी नहीं है। आपने जो तमाम प्रकार की जो शर्तें रखी हुई कि कौन कौन आएंगे, उसमें तो सचिन बैठता ही नहीं था। भाई स्पोर्ट्समैन वाली कैटेगरी आपको जोड़नी पड़ गई, एक तरह से अमेंडमेंट जैसा हो गया, यानी अब स्पोर्ट्समैन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि सचिन तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता ना, वो तो खिलाड़ी के सिवा और कोई कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। सचिन तो ऐसा तो है नहीं, साइड में पेंटिंग भी करता था या सिनेमा में एक्टर का काम भी करता था, वो तो कुछ करता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है, क्योंकि ये भी समाज का एक अलग प्रकार का हिस्सा है, और ये इसी समाज में रहते हैं और समाज को प्रभावित भी करते हैं, और समाज को ये प्रभावित करते हैं और समाज इन्हें प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर कल से कोई डिसीजन हुआ और अगर इन लोगों को शामिल नहीं किया गया तो जस्टिस नहीं होगा। तो समाज के जो नुमाइंदे हैं, तो इनको क्या चुने, कौन चुनेगा इनको? नहीं, फिर इसमें फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी। इसको हम एक काम करते हैं कि प्रेसिडेंट से नॉमिनेट करवा देते हैं, वो तो सत्तारूढ़ दल जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपने हिसाब से दिलवाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट तो उसी के हाथ में है ना, नॉमिनल है ना। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड माना गया है, नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड। तो काउंसिल, एक्चुअल हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तो बातें तो देखो बहुत सिंपल है और आप पढ़ते भी हो, ये मैं भी पढ़ा सकता हूँ, ये तो मैं इतने सालों से पढ़ा ही रहा हूँ इसलिए मुझे रट गया, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, आर्टिकल भी रटवा दूं, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं उन वर्ड्स को खोज रहा हूं जो वर्ड्स वहां जाकर के वाकई में इंपॉर्टेंस बता देगा। अच्छा ये 12 लोग इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन की क्या जरूरत है, अंग्रेज तो चले गए, और ये कहीं हमने माउंटबेटन वगैरह को खुश करने के लिए तो नहीं डाला था। हाँ डेफिनेटली, नहीं तो एंग्लो इंडियन से ज्यादा तो जैन लोग हैं, तो हमने जैन लोगों को या किसी और दूसरी माइनॉरिटीज को क्यों नहीं डाला उसमें कि 2 जैन होना बहुत जरूरी है। 552 में 2 जैन लोग होना बहुत जरूरी है, या हम और भी कुछ डाल सकते थे। डेफिनेटली एक तरह का अपीजमेंट ही था। उस समय में ब्रिटिशर्स तो गए थे, लेकिन अपने कुछ लोग अपनी कुछ संतान यहाँ छोड़ के जा रहे थे, तो उनको लगा कि इनके लिए हम क्या करवा सकते हैं, तो इन्फ्लुएंस ही था ना एक तरह का ये। नहीं तो कहां से आ गया एंग्लो इंडियन वाला क्या कंसर्न, इसीलिए तो मोदी जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा बंद करो। वो सारी ऐसी चीजों को, नेहरूवियन एरा की उन सब चीजों को जो किसी का तुष्टीकरण करती थी, सबको बंद करा रहे हैं एक एक करके। तो फिर ये गलत है, नहीं गलत नहीं हो सकता, हम ही ने चुना। कल ही हमने तो बताया था आपको कि अगर अगले 20 सालों में इसके रिजल्ट गलत क्या निकलना है। ऐसा तो है नहीं कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य नहीं होंगे तो सब पीटने चले जाएंगे एंग्लो इंडियन को, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है एंग्लो इंडियन की, और है तो वो इंडियन है, तो अपने आप को इंडियन मान करके भारतीय तो हो ही गए। वो तो जो भारत का नागरिक है वो तो चुनाव लड़ सकता है, तो वैसे ही खड़े हो जाए, निर्दलीय खड़े हो जाओ। आप में योग्यता होगी तो जनता वोट दे देगी, नहीं तो कांग्रेस बीजेपी में काम करो, कोई न कोई आपको टिकट दे देगा, उसमें क्या दिक्कत है। पर उन्होंने शर्त रखी थी पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो अगर रीजनेबल या प्रॉपर उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है तो फिर आप उनको दीजिए। लेकिन ये ऐसे डिबेट टाइप आपको मन से करना पड़ेगी, जो मैं कर रहा हूं। आप कहोगे नहीं 2 हमने याद कर लिया ना कि 2 हैं उसके एंग्लो इंडियन वाले, बात नहीं है। वाई, क्यों है? नहीं होते तो क्या होता, और हो गए तो क्या कर लिया उन्होंने 2 ने, और अब बंद कर दिया तो अब क्या हो गया। ये है पढ़ाई का सिलसिला, ऐसे चालू होता है, एनालिसिस ऐसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, बोलता है वो। सुनो तो सही, सुनाई देगा आपको, चिल्लाता है वो, गुस्सा आता है उसको। कई सारे आर्टिकल हैं वो गुस्से वाले, जिनमें गुस्सा आएगा। सारे जो रस होते हैं ना, जितने भी भयानक रस, रौद्र रस, क्रोध वाला, वो सब, शांत रस, वीर रस, सब दिखेगा उसमें, रसों से भरपूर है। हास्य रस भी है, हंसी भी आएगी, क्योंकि कई सारी चीजें विचार करने पे मजबूर कर देते। अस्पृश्यता की बात आती है, जिसके साथ अस्पृश्यता आएगी बहुत सारे लोग दुख में हंस देते। अस्पृश्यता की बात आएगी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबल महिलाएं भी होती हैं। जब सबरीमाला वाला केस होता है तब बोलते हैं कि ये महिलाएं जो है ये प्रवेश नहीं करेंगी, तो आर्टिकल 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 में ये नहीं लिखा है कि SC ST के लोगों से या जो दलित हैं उनके साथ खाना खाओ, नहीं खाओगे तो फिर आर्टिकल 17 का वायलेशन होगा। वो तो बोलते हैं कि धर्म, जाति, मूल वंश, किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, सेक्स का आप उसमें भेदभाव नहीं करोगे। तो महिलाएं भी अपने आप आ गई उसमें, तो सबरीमाला वाला केस अपने आप आर्टिकल 17 से जुड़ गया। तो ये आर्टिकल कभी भी, कोई भी आर्टिकल जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं हूं, मेरी बात हो रही है। किसी भी मुद्दे पर, न्यूज़पेपर में कोई मुद्दा आएगा, एकदम से वो उठ के खड़ा होकर के आर्टिकल बोलेगा, मेरी बात हो रही है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ना, तो फिर मुझे पढ़ो ना। ये है बहुत ही जिंदा डॉक्यूमेंट, एहसास होता है उसका, और डायरेक्ट सीधा संबंध है लोगों से, समाज से सीधा संबंध है उसका। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे बीच में, हमारा सीधा संबंध है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए तो सुप्रीम लॉ है वो। तो लॉ का मतलब ही
लॉ समाज के लिए बनता है, कानून समाज के लिए होता है और ये सुप्रीम लॉ है। कानून से हम लोग प्रभावित होते हैं। कई लोगों की जिंदगी जेल में बीत जाती है। पढ़िएगा इन सब चीजों को। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जस्टिस अगर डिले होता है तो हम बोलते हैं जस्टिस डिनाइड। पढ़िएगा पेंडेंसी कितनी है। एक अच्छा यूट्यूब चैनल बताता हूं आपको, कौन सा था? वियोम भी है और एक और कुछ नाम था, हाँ ग्रेविटास। ग्रेविटास पलकी शर्मा उपाध्याय दोनों लिखती हो। पलकी शर्मा वाला अच्छा है, काफी अच्छे से वो पढ़ती हैं चीजों को, लेकिन ग्राफिक्स का अच्छा यूज होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। आप लोग यूज कीजिए उसको। पेंडेंसी के बारे में यूज कीजिए कि भारत में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। एबॉर्शन लॉ के ऊपर यूज कीजिए। एबॉर्शन लॉ को बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, यही वाला जो मैंने रो वर्सेस वेड बताया था आपको, उसका बहुत अच्छा बता रखा है। तो आदत डालिए। और लगभग करंट अफेयर्स के अधिकांश जो लीगल मुद्दे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसके लिए खास करके मैंने बहुत सारे आपको PRS इंडिया वेबसाइट बताई थी और भी बहुत सारे सोर्स बताए थे इंटरनेट पे। उनमें से एक यूट्यूब का सोर्स, यूट्यूब चैनल में बहुत कम ही रिकमेंड करूंगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के 10 एपिसोड है, राज्यसभा टीवी वाले यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अच्छी क्वालिटी में, ओरिजिनल क्वालिटी। शायद राज्यसभा टीवी ही उसको, चैनल का नाम भी वही होगा, राज्यसभा टीवी। हाँ जो भी सनसेट टीवी, तो उसका आप लोग यूज करिए, है ना। संविधान सीरियल श्याम बेनेगल वाला, 10 एपिसोड हैं 1-1 घंटे के, मजेदार। और उसको 2-2, 3-3 बार देखिए। एक बार में नहीं आएगा समझ में आ जाए तो 2-3 बार देखिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। फिर मैंने आपको ये बताया, ये करिए। इन सब चीजों से आपका निर्माण होगा और आप कुछ विचार अच्छे तरीके से लिखने लायक बनोगे। और जो चीजें ब्लिंक करती है, बार बार हाईलाइट करके दिखाई जाती है, अच्छे से ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई जाती है, उनको रोक करके, पॉज करके अच्छे से उसको नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए उसको। परीक्षा में ये सब जादुई चीजें हैं, वो मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अपनी कॉपी को डिफरेंट बना लेंगे, आप नहीं बना पाओगे, आप पिछड़ जाओगे। तो तमाम सोर्सेज को यूज कीजिए। केवल ऐसे लक्ष्मीकांत की किताब से और उससे बात नहीं बनेगी, बहुत पुरानी बात हो गई। अब बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, लोगों ने उसका जिस निकाल करके तरीके से ग्राफिक्स के रूप में बता दिया। इन्फोग्राफिक्स तैयार कीजिए, गूगल में जाइए, इमेजेस में से खोजिए, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट इमेजेस में से निकालिए। तो आज मैं कुछ पढ़ा भी रहा हूं और नहीं भी पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? ये होता है, कोचिंग तो यही होती है, बाकी तो टीचिंग होती है। तो यहाँ टीचिंग नहीं हो रही है, कोचिंग हो रही है। आपको मैं कोच कर रहा हूँ, न कि आपका टीचर हूँ। टीचर नहीं हूँ। टीचर होता तो आपका चैप्टर खत्म कराया और बात खत्म। हमको रिजल्ट चाहिए आपसे, और रिजल्ट तब मिलेंगे जब आपका निर्माण होगा और आप वो लिख पाएंगे। आप लिख ही नहीं पाओगे तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा ना यहाँ आने का। ऐसे थोड़ी कि मेरे ऊपर कोई कंपल्शन थोड़ी, मुझे कोई सैलरी या मेरे लिए कोई करिकुलम थोड़ी है, मेरे लिए कोई सिलेबस नहीं है, या मेरा ऊपर कोई हेडमास्टर या प्रिंसिपल या कोई इसका ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसका कोई सुपरविजन करने वाला कोई बॉस बैठा है, या गवर्नमेंट में कोई अथॉरिटी है जो मुझे, मैं ही हूँ। ये आइडिया मेरा ही है, मैं ही लेके आया हूँ इसको कि मुझे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। ऐसे बच्चों को इकट्ठा करना है गायत्री मंदिर के हॉल में, और उसमें बच्चों को ये गाइड करना है, इसको YouTube पे डालना है। सारे बेसिक आइडिया हमारे ही हैं, और हमको किसी ने नहीं कहा कि क्या पढ़ाना और कितना पढ़ाओगे और ये नहीं पढ़ाओगे और वो नहीं पढ़ाओगे, कुछ भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ही ओपन एंडेड है ये, कुछ भी नहीं है। हम YouTube पे डालते हैं, सब लोग देख सकते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गाइड करे कि ये नहीं करोगे और ये करोगे और ये क्यों कर दिया और ये सारा। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंगल कॉल नहीं है किसी से, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, कहीं से भी। और ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, ना ही किसी की हिम्मत है। तो फिर जब इतना ज्यादा हम लोगों का ये स्थिति है, तो फिर हम तो रिजल्ट चाहेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप कहोगे आपने चैप्टर तो यहाँ से शुरू किया था और पूरा तो किया नहीं, तो ये कोई कंपल्शन, तो ये तो बात ही नहीं हुई थी।
ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। हमारा तो मतलब ये है कि आप लिख पाते हो कि नहीं। लिख नहीं पाओगे तो प्रवचन चाहे जैसा भी देते रहो, भाषण देते रहें, चाहे जैसे चैप्टर करा दें, कोर्स ही 25 बार करा दें, होना जाना कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। तो रिजल्ट आना चाहिए। आप में से कई सारे लोग लिख करके लाते हैं ना, मुझे दिखाते हैं, पर वो क्वालिटी नहीं होती उसमें। होती तो मैं तुरंत तारीफ करते बिना रहता भी नहीं हूं। देखो देखो इसको दे दिया। भारत में न्यायिक सुधार, अगली बार पुलिस रिफॉर्म लिख लीजिएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तीसरी बार में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ऐसे 3 सप्ताह के लिए आपको ऐसे मिल चुके हैं। तो आप लिख के बताइए, पूरे सप्ताह मेहनत कीजिए, मटेरियल जुटाइए और फिर उसको अच्छे से लिखिए। जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों से बदलाव आएंगे भारत में। ठीक है, चलिए शांति पाठ कर। ओम देव शांति।